हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एस्टीमेट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एस्टीमेट में सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी का एस्टीमेट करने के लिए उसको हम किस यूनिट में मेजर करेंगे। मीटर में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, या मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, या नंबर में मेजर करेंगे। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है किस यूनिट को हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। तो एर्थवर्क, स्टोन, ब्रिक वर्क, वुड वर्क, आरसीसी, इन सभी को हम मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। स्टील या आयरन वर्क को केजी या क्विंटल में मेजर करेंगे। जबकि सरफेस एक्सकावेशन, शटर पैनल, बैटन पेंटिंग, सोलिंग, डीपीसी, प्लास्टरिंग, डोर, विंडो, हाफ ब्रिक वॉल, डिस्टेम्पर वर्क, जाली वर्क, इन सभी की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। डीपीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है कार्निश। कार्निश को हम मीटर में मेजर करते हैं। फिक्सिंग ग्लास पैनल या होल्ड पास को नंबर में मेजर किया जाता है। और मेजरमेंट में एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि बात करें वुडवर्क की लेंथ में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 2 mm तक, या इसको हम 0.002 मीटर भी कह सकते हैं। और वुडवर्क के वैल्यूम में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 0.001 मीटर क्यूब होनी चाहिए। एरिया को मेजर करने के लिए जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 0.1 मीटर स्क्वायर तक। वॉल्यूम में 0.01 मीटर क्यूब की एक्यूरेसी। लेंथ में 1 सेंटीमीटर। और स्टील को मेजर करने के लिए जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 0.001 मीटर क्यूब होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो मेजरमेंट बुक होती है उसमें हम जो डायमेंशन को बुक करते हैं उसमें सबसे पहले लेंथ, फिर विड्थ, फिर हाइट को इसी क्रम में नोट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई, यदि उसकी जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम सरफेस एक्सकवेशन कहेंगे, और इसकी मेजर करने की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। और एर्थवर्क में 1.5 मीटर की लिफ्ट और 30 मीटर का लीड भी शामिल रहता है। यदि हम इस स्थान पर एक्सकवेशन कर रहे हैं खाई से तो 1.5 मीटर एर्थ सरफेस तक, और उसके बाद इस मिट्टी को 30 मीटर तक परिवहन का जो व्यय होता है वो एक्सकवेशन की जो मीट पर मीटर क्यूब चार्ज होता है उसी में शामिल होता है। नंबर ऑफ ब्रिक यूजिंग फ्लैट सोलिंग 36। फ्रेंड्स, यदि फ्लैट सोलिंग में हम ब्रिक को उसका दिल्ला ऊपर रखते हुए बिछाएंगे तो उसे फ्लैट सोलिंग कहते हैं। और इसमें जो पर मीटर स्क्वायर में ब्रिक की आवश्यकता होती है वो 36 होती है। और यदि हम उसके एज पर सोलिंग करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक की जो आवश्यकता होती है वो 56 होती है। फ्रेंड्स, डोर या विंडो को दीवार में सेट करने के लिए 4 से 6 होल्ड फास्ट की आवश्यकता होती है। एक साइड में 2 से 3 होल्ड फास्ट लगते हैं। और स्टील रूफ में ट्रस में रिवेट और बोल्ट के लिए 5% स्टील का वॉल्यूम लिया जाता है। यदि किसी स्टील रूफ को बनाने में 100 kg स्टील का प्रयोग हो रहा है तो उसमें 5 kg रिवेट और बोल्ट के लिए
प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, वेट ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ हाई स्क्वायर अपान 162 kg पर मीटर लेंथ। फ्रेंड्स, इस फार्मूले से हम किसी भी बार की पर मीटर लेंथ में वेट ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 10 mm डाया वाले बार का वेट ज्ञात करना हो तो हम यहाँ फाई के स्थान पर 10 mm पुट करेंगे तो हमें जो वेट प्राप्त होगा वो 0.618 kg पर मीटर प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm आदि बार के पर मीटर वेट को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इज द टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ ए प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी के प्रेजेंट टाइम में उसके प्राइस को ज्ञात करते हैं। इसका मुख्य पर्पज़ जो होता है वो टैक्सेशन के लिए, रेंट फिक्सेशन, लोन अप्रूवल, प्रॉपर्टी के बाइंग और सेलिंग में वैल्यूएशन किया जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी से जो ग्रास इनकम होता है वो नेट इनकम प्लस आउटगोइंग होता है, और जो आउटगोइंग जिसको हम बाहरी खर्चे भी कहते हैं उसमें टैक्सेशन, रिपेयरनेस, मैनेजमेंट चार्ज, रिपेयरनेस में पेंटिंग वर्क आदि, जबकि मैनेजमेंट चार्ज में जो हम प्रॉपर्टी के सेफ्टी के लिए गार्ड वगैरह नियुक्त करते हैं उनका जो चार्ज होता है। नेक्स्ट है ईयर परचेज। द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव एन्युटी ऑफ 1 रुपीज़ एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ईयर परचेज। यदि हम 20 रुपये 5% की दर से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो उस पर जो एन्युटी प्राप्त होगी वो 1 रुपये की प्राप्त होगी। ईयर परचेज को हम YP से डिनोट करते हैं। YP इक्वल टू 100 अपान रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि 100 लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम परसेंटेज में, और यदि 1 लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में पुट करेंगे। YP इक्वल टू 1 अपान IP प्लस IC होता है, जहाँ पे IP रेट ऑफ इंटरेस्ट और IC सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू नेट इनकम इनटू ईयर परचेज होता है। यहाँ से प्रीवियस ईयर SSC JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको ग्रास इनकम वहाँ पे दिया हुआ था, नेट इनकम फाइंड आउट करके उसमें ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके कैपिटलाइज वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रैप वैल्यू। फ्रेंड्स, स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो किसी भी स्ट्रक्चर की टोटल कास्ट के 10% के बराबर होती है। स्क्रैप वैल्यू कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को गिराने के बाद जो उसका वैल्यू होता है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल, और स्क्रैप वैल्यू का मान पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो भी हो सकता है। कंक्रीट स्ट्रक्चर के केस में इसका मान हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट है साल्वेज वैल्यू। इट इज़ द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड। फ्रेंड्स, यदि किसी स्ट्रक्चर की लाभकारी आयु 50 वर्ष है तो 50 वर्ष के बाद उस बिल्डिंग की या स्ट्रक्चर की खड़ी अवस्था में बगैर उसको डिसमेंटल किए हुए जो उसकी वैल्यू होती है उसे हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू SI अपान 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, या इसको हम सिंपली IC इंटू S लिख सकते हैं। S टोटल सिंकिंग फंड, I रेट ऑफ इंटरेस्ट, N यूटिलिटी पीरियड है, और IC है सिंकिंग फंड काफिशिएंट। नेक्स्ट है फ्रेंड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इक्वल टू इनिशियल कास्ट माइनस डिप्रिसिएशन कास्ट।
मेजरमेंट बुक में जब हम डिप्रिसिएशन को घटाकर किसी स्ट्रक्चर के वैल्यू को लिखते हैं तो उसे बुक वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। किसी भी संपत्ति का समय के साथ उसका वैल्यू घटता जाता है। डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रयोग किया जाता है। डिप्रिसिएशन डी इक्वल टू सी माइनस यस अपान एन, जहाँ सी टोटल कास्ट, यस साल्वेज वैल्यू और एन यूटिलिटी पीरियड होता है। यहाँ से हम डिप्रिसिएशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और जिस किसी भी वर्ष में हमें उस संपत्ति का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो उतने वर्ष का डिप्रिसिएशन माइनस करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। डी इक्वल टू 1 माइनस यस अपान सी की पावर 1/n, जहाँ पे यस टोटल का यस साल्वेज वैल्यू, सी टोटल कास्ट है और यदि साल्वेज वैल्यू का मान 0 है तो यह विधि डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए सुटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्न आउट टास्क वर्क। फ्रेंड्स, कोई भी मजदूर या मिस्त्री एक दिन में कितना कार्य करेगा वो उसका टास्क वर्क होता है। यदि हम बात करें फाउंडेशन में, मर्ड मोटार से एक मिस्त्री एक दिन में 1.5 मीटर क्यूब की चिनाई करता है, जबकि लाइम या सीमेंट मोटार से वह 1.25 मीटर क्यूब की चिनाई कर सकता है फाउंडेशन में। डिस्टेम्पर, एक कोट में एक मजदूर एक दिन में 35 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। यदि बात करें हम सुपर स्ट्रक्चर में कार्य करने की, तो यदि सीमेंट मोर्टार या लाइम मोर्टार का उपयोग किया जाए तो पर मिस्त्री एक दिन में 1 मीटर क्यूब की चिनाई और मड मोटार से 1.25 मीटर क्यूब की चिनाई करेगा। जबकि वाइट वॉशिंग की बात करें, 3 कोट में एक व्यक्ति एक दिन में 70 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। आरसीसी वर्क, एक मजदूर एक दिन में 3 मीटर क्यूब की कंक्रीट का वहन कर सकता है, जबकि पार्टीशन वाल की चिनाई में एक मिस्त्री एक दिन में 5 मीटर स्क्वायर चिनाई कर सकता है। पार्टीशन वाल की चिनाई को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं और 12 mm प्लास्टरिंग करने के लिए एक मिस्त्री एक दिन में 8 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड टाइप ऑफ एस्टीमेट। टाइप ऑफ एस्टीमेट में रफ एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूब रेट एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट आते हैं। यदि हम बात करें एक्यूरेसी की, तो ऊपर से नीचे जाने पर एक्यूरेसी बढ़ती है। सबसे कम एक्यूरेसी रफ एस्टीमेट की, फिर प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, फिर क्यूब रेट एस्टीमेट, फिर डिटेल्ड एस्टीमेट की होती है। नेक्स्ट है रिवाइज्ड एस्टीमेट। फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रोजेक्ट के टोटल कास्ट में वेरिएशन 5% से अधिक होता है तो रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया जाता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट के साथ एक शब्द एडमिनिस्ट्रेटिव जुड़ा होता है और यदि किसी पार्टिकुलर वर्क की जो कास्ट है टोटल एस्टीमेट के 10% से अधिक वेरी कर रही है तो भी रिवाइज्ड एस्टीमेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्लिंथ एरिया। बिल्डअप कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पर जो बिल्डअप एरिया होता है उसको हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। कोर्ट यार्ड, प्लेग्राउंड, अनक्लोज्ड बालकनी, कैंटिलीवर पोर्च, लिफ्ट जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से अधिक हो, इसको हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 ऑप्शन दे देगा जो को हम कंसीडर नहीं करते प्लिंथ एरिया में, और एक ऑप्शन होगा जिसको हम कंसीडर करते हैं प्लिंथ एरिया में, उसको आपको चूज करना होता है। नेक्स्ट है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्युपाइड बाई वॉल्स होता है। फ्लोर एरिया रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टोटल प्लॉट इंटू 100। यहाँ से SSC JEE में
कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, बालकनी के 50% एरिया को हम फ्लोर एरिया में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है कारपेट एरिया, जिसको हम लिविंग एरिया भी कहते हैं। कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया प्लस नॉन यूजेबल एरिया। सर्कुलेशन एरिया दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में बरामदा या पासेज, जो कि प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होता है। वर्टिकल में स्टेयरकेस और लिफ्ट आते हैं, जो कि प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी भी पार्टिकुलर वर्क के लिए टोटल एस्टीमेट का कितना परसेंट हम चार्ज करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो डिपार्टमेंटल चार्ज होता है वो 10 से 15% होता है। कॉन्ट्रैक्टर का जो चार्ज होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी कहते हैं, वो 10% होता है। लेबर चार्ज 25% या 30% होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए टोटल एस्टीमेट का 8%। सैनिटरी और वाटर सप्लाई चार्ज के लिए 8%। कंटीजेनियस चार्ज के लिए 3 से 5%। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से 2%। टूल्स और प्लांट्स के लिए 1 से 1.5% टोटल एस्टीमेट का चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क करने के लिए जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम का 1.625 टाइम होता है। किसी भी वॉल या सरफेस को प्लास्टर करने के लिए पहले उसकी अनइवननेस को फिल करने के लिए 10% अधिक मोटार, उसके बाद ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो वेट वॉल्यूम का 50% इंक्रीज करके जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है 1.625 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, प्लास्टर वर्क करने के लिए जो डिडक्शन होता है, यदि किसी भी सरफेस में ओपन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो प्लास्टर वर्क में कोई डिडक्शन नहीं होता। यदि ओपन एरिया 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो 50% डिडक्शन होता है, या वन साइड डिडक्शन कहते हैं जिसको। यदि ओपन एरिया 3 मीटर स्क्वायर से अधिक है तो फुल डिडक्शन होता है। नेक्स्ट है फ्लोरिंग वर्क। दोस्तों, फ्लोरिंग वर्क में जो कंक्रीट जो होती है उसका जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 1.65 इंटू वेट वॉल्यूम होता है। यहाँ से ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद जो भी ग्रेड कंक्रीट का यूज हुआ होगा वो मान लेते हैं M20 है तो 1:2, 1:1.5:3 होता है। तो यहाँ से हम पार्टिकुलर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन सभी का क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक मशीनरी। ब्रिक मशीनरी में जो मोर्टार का वॉल्यूम होता है वो टोटल मशीनरी के 30% के बराबर होता है। यदि मशीनरी में ओपनिंग 0.1 मीटर क्यूब के बराबर है तो वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं, और ओपनिंग 0.5 मीटर क्यूब के बराबर है तो 50% डिडक्शन, और ओपनिंग 1 मीटर क्यूब है तो फुल डिडक्शन होता है। फ्रेंड्स, ये मीटर स्क्वायर होगा ओपनिंग। यदि इतना ओपनिंग होता है तो वहाँ पे नो डिडक्शन, 50% डिडक्शन और फुल डिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट का जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है पेंटिंग वर्क। फ्रेंड्स, किसी भी सरफेस को पेंट करने के लिए फर्स्ट लेयर में 0.054 लीटर पर मीटर स्क्वायर पेंट की आवश्यकता होती है, जबकि डबल लेयर के लिए 0.098 लीटर पर मीटर स्क्वायर पेंट की आवश्यकता होती है। यदि सरफेस को हम लाइम से पेंट करें तो ओल्ड सरफेस पर जो लाइम की आवश्यकता होती है वो 0.15 kg पर मीटर स्क्वायर होती है, जबकि न्यू सरफेस पर 0.259 kg पर मीटर स्क्वायर लाइम की आवश्यकता होती है।
फ्रेंड्स, ये सारे महत्वपूर्ण डाटा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आज हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।